Expected topics for UGC NET June 2026 education. One of the most expected topic sampling techniques. Probability sampling के जितने भी प्रकार है वो इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. इस मेथड में पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है. क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, आप चीट सिस्टम से रैंडमली 5 स्टूडेंट्स को चूज कर सकते हो. इसे लॉटरी मेथड भी कहा जाता है. तो लॉटरी मेथड एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. जब पॉपुलेशन डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड हो और हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन देना हो तब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज करते हैं. क्लास में 60% गर्ल्स और 40% बॉयज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है तो अप्रोक्सीमेटली 6 गर्ल्स और 4 बॉयज सिलेक्ट करेंगे. तो ये बात आपको याद रखना है कि फर्स्ट यू हैव टू डिवाइडेड द एंटायर पॉपुलेशन इनटू स्ट्राटा, देन यू हैव टू चूज सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्राटा यूजिंग रैंडम सिलेक्शन. ओके, अब समझते हैं सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग. सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग को समझने का सबसे इजी तरीका है रैंडम स्ट्रट प्लस फिक्स्ड गैप. मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं और हमें 5 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना है, तो पहले इंटरवल निकालना पड़ेगा. इसका एक फॉर्मूला है k = n/n. n यानी कि टोटल पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20, और n स्मॉल n यानी कि आपका सैंपल आप जो लेना चाहते हैं. तो 20 / 5 = 4. अब 1 से 4 के बीच कोई भी रैंडम नंबर चूज करेंगे. आपका गैप 4 निकला है, इसीलिए 1 से 4 के बीच कोई भी रैंडम नंबर चूज करेंगे. मान लीजिए आप 2 सिलेक्ट किए हैं. अब हर 4 स्टूडेंट्स के गैप पर सिलेक्शन होगा. 2, 6, 10, 14, 18 करके आपको 20 में से सिलेक्ट करना है. यानी पहले रैंडम स्टार्ट और फिर उसके बाद फिक्स्ड इंटरवल. इसीलिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को याद रखने का एक मेथड है, वो है रैंडम स्टार्ट प्लस फिक्स्ड गैप. अब आते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग पे. जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो और इंडिविजुअल्स की लिस्ट अवेलेबल ना हो तब नेचुरल ग्रुप्स या क्लस्टर्स सिलेक्ट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिटी में 6 स्कूल्स हैं. रैंडमली 2 स्कूल्स चूज किए और उन स्कूल से सभी स्टूडेंट्स को स्टडी के अंदर ले लिए. तो यहाँ पे आप देखिए, पहले आपको ग्रुप या क्लस्टर सिलेक्ट करना है और उसके बाद इंडिविजुअल्स को आप सैंपल के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं. और क्लस्टर सैम्पलिंग जियोग्राफिकली स्कैटर्ड पॉपुलेशन पे ज़्यादा यूज होता है. एक लाइन में याद रखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर इंडिविजुअल के सिलेक्शन का चांस नोन होते हैं. इसी वजह से रिजल्ट्स ज़्यादा इफेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिलायबल और अनबायस्ड होते हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलता है, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिलेक्शन चांस पर नहीं, रिसर्चर के जजमेंट या कन्वीनियंस पर बेस्ड होता है. फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिसर्चर उन लोगों को चूज करता है जो इजीली अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज में रिसर्च कर रहे हैं और लंच ब्रेक में जो स्टूडेंट सामने मिल गए उन्हीं से क्वेश्चनियर फिल करवा लिया. इसीलिए इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोला जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स इजीली एक्सेसिबल है, कन्वीनियंट है, इसीलिए रिसर्चर के हिसाब से, इसीलिए इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोला जाता है. ये फर्स्ट है, चीप भी है, लेकिन बायस्ड हो सकता है. नेक्स्ट है पर्पसिव सैम्पलिंग. पर्पसिव सैम्पलिंग में रिसर्चर
जानबूझकर उन पार्टिसिपेंट्स को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिनके पास स्पेसिफिक नॉलेज या एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जाम्पल, आप AI इन एजुकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं तो आप रैंडम टीचर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे अपने रिसर्च वर्क के लिए, बल्कि AI एक्सपीरियंस टीचर्स को सिलेक्ट करेंगे जो AI को अपने टीचिंग में यूज़ करते हैं, इस विषय में चर्चा में है, उन्हीं टीचर्स को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिसर्चर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उस बेसिस पे वो सैंपल सिलेक्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन पर्पसिव सैम्पलिंग से आपको मिलता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन इसमें भी रिसर्चर बायस आ सकता है। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट का रेफरेंस देता है और सैंपल ग्रेजुअली बड़ा होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए रिसर्चर रेयर डिजीज के पेशेंट्स पर स्टडी कर रहा है। एक पेशेंट मिला, वो रिसर्चर को और 2 पेशेंट का कांटेक्ट देता है, फिर वो 2 पेशेंट्स और लोगों का कांटेक्ट देते हैं और सैंपल स्नोबॉल की तरह बढ़ता चला जाता है। क्यों स्नोबॉल बोला जाता है इसको? क्योंकि हिडन या डिफिकल्ट टू रीच पॉपुलेशन तक पहुंचना आसान हो जाता है इस स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक के माध्यम से। इसका एक ही लिमिटेशन है, स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करके जनरलाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये तीनों नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के इम्पॉर्टेंट टाइप्स है, जहां सिलेक्शन रिसर्चर के जजमेंट या एक्सेसिबिलिटी पर डिपेंडेंट है, इक्वल चांस पर नहीं।